जय हिंद बच्चों। हमारे YouTube चैनल द SR एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2024 का मॉडल सेट 1। तो आपको पहले बता देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया हुआ है मॉडल पेपर को लेकर, लेकिन हमारी जो टीम है वो उसी के हिसाब से काम कर रही है और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का 2024 का मॉडल सेट लेकर आया है। आप एकदम निश्चित रहिए कि जिस तरह से यहाँ सवाल करवाया जा रहा है ठीक उसी तरह से आप लोग का जो सवाल आएगा। यह कोई ऑफिशियल नहीं है, ये हमारे ग्रुप के तरफ से बनाया गया वीडियोस है। ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है हमारी जो पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए वर्क कर रही है और हम लोग इस तरह से करते हुए करीबन 5 सेट लेकर आएंगे और हर एक सेट में जो है वो 40 क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिलाकर जो है हम लोग ये 200 सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पहले से डिस्कस किए हुए थे। जैसे कि अगर आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगा कि हम बताए भी थे कि 2021 और 22 के मॉडल सेट कंप्लीट होने के बाद जो प्रीवियस किया था रिव्यू कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को नया सेट जो है बनाकर दिया जाएगा जो पूरी तरह से बेस्ड होगा जैक काउंसिल के तरफ से दिए गए सवालों पर। ठीक है, तो उसी पर हम लोग जो है आज पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो ये ऑफिशियली नहीं है कि मॉडल पेपर आया है, अगर मॉडल पेपर बीच में आती है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन जरूर करवाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक से क्या है कि हम लोग सवाल कैरी किए और साथ ही साथ अदर सोर्सेज से भी हम लोग इसका क्वेश्चन निकाले हैं और ये पूरी तरह से जैक काउंसिल की तरफ से जैसा सवाल पूछा जाता है ठीक उसी तरह से हम लोग सेटअप तैयार किए हैं। हर एक सब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि 5 सेट निकालेंगे, हर एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा और इसका टोटल सॉल्यूशन जो है करवाया जाएगा क्लास 10th में। सारा सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स का हो, साइंस का हो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, सभी चीज़ों का, सभी का जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर निकालेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर था 2021 का और 2022 का, उन सभी के सेट को रिव्यू सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो अगर आप लोग इतना सारा टोटल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका अप्रोक्सली क्या है कि 40 में से 35 नंबर तो आना ही आना है। 35 प्लस नंबर आना ही आना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसकी गारंटी है कि आपका 35 प्लस जो है नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर अगर आती है तो हम लोग उसके बारे में बता देंगे, लेकिन अभी ये ऑफिशियली नहीं है, ये हमारे ग्रुप के द्वारा मॉडल पेपर बनाया गया है। आप इसे मॉडल पेपर बोलिए या पार्ट 1 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बोलिए। तो हम लोग जो है पार्ट 1 लेके चल रहे हैं, जिनकी मॉडल पेपर आएगा तो मॉडल सेट हम लोग लिख देंगे, लेकिन यहाँ पार्ट 1 लेके चल रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो अगर आप लोग कंटिन्यू अगर चैनल पे बने होंगे तो आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए। ऐसा सवाल जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो पहला सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी गमन करती है। कैसी गमन करती है? सीधी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी निर्वात जो होती है जहां पर प्रकाश की किरणें बहुत तेज गति से चलती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुना 10 के माथे पे 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा और सारे सॉल्यूशन को जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले जो लगभग 6 सेट हम लोग कर चुके हैं और 6 सेट में से 40 क्वेश्चन करते हुए टोटल कंप्लीट है। तो आप लोग देखोगे 240 क्वेश्चन जो है हम लोग वहां से कंप्लीट कर चुके हैं। तो 240 वहां पे हो जाएगा, 200 यहाँ पे हो जाएगा, टोटल मिलाकर 440 हो जाएगा। और एक्स्ट्रा अगर हम लोग हो सके तो 1-2 सेट और बढ़ा सकते हैं, तो कुल मिलाकर 300-400 क्वेश्चन जो है आप लोग को कराया जाएगा और उसमें से एग्जाम में मात्र 40 सवाल ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ क्लास को एंजॉय करते हैं। अस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए एक और चीज से बता देना चाहते हैं, हम लोग जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो इसी टाइप का, इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो हम लोग इसमें डिस्कशन भी कर देंगे कि आखिर कौन सा सवाल जो है किस तरह का पूछा जाएगा। तो आप लोग सारी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर सवाल है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो आप लोग को मालूम होगा हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। और अगर दूर बिंदु पूछा जाए कि दूर बिंदु कितना होता है, तो होता है अनंत। आगे बढ़ते हैं।
धारा मापने के लिए उपयुक्त होता है, यानी विद्युत धारा मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक वोल्ट मीटर, एक ए मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है वो विभवांतर को मापती है, जो कि ए मीटर होता है वो विद्युत धारा को मापती है। तो सवाल यहाँ पे चेंज करके आ सकता है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर को, और ए मीटर को धारा मापने करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये पूछता ही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बारे में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा V बाय आई का अनुपात क्या कहलाता है? जैसे कि हम लोग ओम के नियम में पढ़े हैं, V बराबर क्या पढ़े थे? आई आर। ठीक है, हम लोग यही ना पढ़े हुए हैं, V बराबर आई आर। तो यहां से अगर हम देखा जाए तो V आई को इधर भेज देंगे तो आई हो जाएगा डिवाइड में बचेगा R, यानी क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R बराबर V बाय आई। तो R यहाँ पे क्या है? वो प्रतिरोध है। कभी कभी सवाल पूछता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो सारे चीजें ध्यान रखते हुए चलिएगा। उम्मीद है कि ये 5 सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी सवाल में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सारे कमेंट्स को लेते हुए एक वीडियो हम सेपरेटली बना देंगे या शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जरा देखिए तो ध्यान से। अगर आप इसमें देखिएगा तो Al जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, वो Fe को O3 से हटा देती है और उसकी जगह पे खुद घुस जा रही है। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया वो क्या कहता है? जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोगों को पहले चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप लोगों का सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, खट्टा दूध या दही से कहते हैं, नींबू, चींटी का डंक या नेटर का डंक। ये एनसीईआरटी बुक का एक शॉर्टली आप लोग चेक कर लेना, यही सब में से पूछा जाता है। तो जैसे सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही बोलिए तो लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल और नेटल का डंक या तो चींटी का डंक बोलिए तो मेथेनोइक अम्ल। तो मेरे से पूछा गया है यहाँ पे, यानी सवाल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो पूछा गया है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। अब देखिए दोनों में ऑप्शन सेम हो गया है, NaCl होता है, किसी एक में मार दीजिएगा। सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ये दोनों ही सही है, आप दोनों में से किसी एक में मार दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 5 है, तो वो क्या हो सकता है? तो आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, पीएच स्केल में सेंटर में होती है सब N जो उदासीनता को दर्शाती है, सबसे टॉप लेवल पर होता है 14 जो क्षारकीय मान होता है, और यहाँ पे जो दिखाया जाता है वो होता है आपका 0 जो अम्लता को बताता है। यानी आप ध्यान रखिएगा 0 से 7 के बीच में, यानी 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षारक। तो बताइए 5 है तो कम है, क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसको देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसे हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये 10 सवाल क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्या संबंधित है? किससे पूछा? वृक्क के बारे में पूछा गया है। वृक्क क्या होता है? गुद्दा होती है, सॉरी गुद्दा नहीं, विक्राणु होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है? तो ये पोषण, शोषण, उत्सर्जन, उत्सर्जन का होगा। यानी कि जो मनुष्य वृक्क होता है वो एक ऐसा तंत्र है जो उत्सर्जन का काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। एक स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाती है, स्वयं बनाती है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल होता है, क्लोरोफिल उसकी भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश इसकी भी आवश्यकता होती है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं।
पादप में जाइलम क्या होता है? पादपों में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है जड़ों के माध्यम से मिट्टी से खींचते हुए जल और खनिज लवण का वहन करती है, जबकि फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है बनने के बाद। तो यहाँ पे जाइलम के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 जल का वहन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र नहीं है? ठीक है, मादा जनन तंत्र नहीं, हमने मादाओं में नहीं पाई जाती है। अंडाशय मादा में पाई जाती है, गर्भाशय भी पाई जाती है, डिंब वाहिनी भी पाई जाती है मादा में, लेकिन शुक्रवाहिका जो है पुरुषों में पाई जाती है, जो शुक्राणु का निर्मोचन करती है। सॉरी, शुक्राणु का निर्मोचन नहीं करते, शुक्राणु का संवहन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो उड़हुल का जो पुष्प है वो किस प्रकार का है? एक लिंगी है, द्विलिंगी है, दोनों है, या कोई नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका द्विलिंगी पौधा है। ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग पुंकेसर दोनों मौजूद होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा किस तरह का होता है? उल्टा, वास्तविक, आवर्धित और सीधा। तो देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में दो ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, या जो पी और अनंत के बीच में, यानी ध्रुव ओ होता है। ठीक है, ओ और अनंत के बीच रखा जाता है, दोनों ही कंडीशन में सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। सीधा बनता है माने अवास्तविक बनता है, उल्टा वास्तविक, आवर्धित आवर्धित बनता नहीं है, छोटा बनता है। उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक से बनता नहीं है, क्या बनता है? केवल काल्पनिक बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी इसे डी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो हमारी आंखों में जो कलर किया भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ कॉर्निया, आइरिस या परितारिका, अगर या फिर रेटिना। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस या परितारिका। ठीक है, आइरिस या परितारिका। चलिए आगे देखते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है, यानी कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश मौजूद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओम का ओम मात्रक है, ओम किसका एसआई मात्रक? क्या अभी शुरुआत में बताए थे, कभी कभी पूछ देता है। प्रतिरोध का बताए थे ना, प्रतिरोध का, यानी कि आर बराबर क्या था? वी बाय आई। ठीक है, ये ओम का है। तो हम लोग कुल मिलाकर अभी जो है 20 सवाल देखें, आगे अभी और भी 20 देखेंगे। कोई अगर हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो पहले से हैं वो बेल आइकन ऑन करके नोटिफिकेशन चालू करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसका जो पार्ट 2 आएगा, दूसरा सेट जब डालेंगे तो इसकी जानकारी आप तक जल्दी से पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग का 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम के बारे में है, उन लोगों के लिए हम इस तरह का सेटअप लेकर आए हैं। जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए इस तरह का सेटअप, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियोस लाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट में जो है 5-5 सेट लेकर आएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन होगा, यानी हर सब्जेक्ट में करीबन 200 क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाएगी, मॉडल पेपर को छोड़कर। ठीक है, तो सभी कोई बने रहे हर एक सब्जेक्ट में। आप जिस सब्जेक्ट में कमेंट कीजिएगा उस सब्जेक्ट में आपको सारी वीडियोस जो है मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील क्या, ध्यान रखिएगा, क्षारक को जब जल में घुला दिया जाता है, घुल जाता है, उसे क्षार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? जैसे अभी बताए थे, अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्ल होगा तो 7 से कम, क्षारक होता तो 7 से ज्यादा, और अगर उदासीन होगा तो 7, बीच में 7 होता है। तो अम्ल का पूछा है तो 7 से अधिक तो होगा नहीं, 7 से कम होगा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर, कौन सी धातु पूछा गया, धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो हो जाएगा पारा। अगर वही अधातु पूछ देता तो हो जाता ब्रोमीन। ठीक है, अगर अधातु पूछता तो क्या हो जाता?
ब्रोमीन। तो ध्यान रखिएगा इस बारे में, कभी कभी सवाल कभी कभी क्या पूछ ही देता है। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन और अगर धातु पूछेगा तो पारा। आगे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त और असंतृप्त को जरा समझ लीजिएगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध यानी एकल आबंध बनता है तो उसे कहते हैं संतृप्त, और द्वि आबंध या त्रिआबंध बनता है तो उसे कहते हैं असंतृप्त। जरा इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन 2 है, पहला वाला देखिए कार्बन 2 है, और आपको मालूम होना चाहिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होती है। इसका 4 बॉन्डिंग बनेगा, इसका भी 4 बॉन्डिंग बनेगा। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 6 होता है ना, 2 और 4 होगा। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ना दे सकता है ना 4 ले सकता है एक्स्ट्रा, इसलिए साझा करता है। यहाँ देखिए इसका 4 हाथ, इसका से समझिएगा कार्बन के पास 4 हाथ है और ये इसके साथ एक बॉन्डिंग बना लिया, इसके बाद 3 बॉन्डिंग खाली हो गया। तो यहाँ देखिए 4 ही है, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, मैंने 2-2 सेपरेट बांट देंगे। देखिए इसका बॉन्डिंग खाली है तो ये आपस में कर लेगा। ठीक है, सबका बॉन्डिंग क्लियर हुआ। ठीक है, डबल बॉन्डिंग बना है, यानी ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचेगा कौन, ये बच जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा। बॉन्डिंग को लेकर हम सेपरेटली चैप्टर का वीडियो बना देंगे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इसमें नाम पूछा जाता है कि आखिर नाम इसका क्या लिखाएगा, क्यों लिखें, किस तरह से लिखें। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सेपरेटली उस बारे में वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे हृदय में कोष्ठक 4 होता है, लेकिन मछली में जो है वो 2 कोष्ठक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 में लिखा हुआ है कि यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध है जिसको क्रमशः जोड़ा गया है, कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम संयोजन में, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए पार्श्व क्रम में Rp होता है, जिसे केवल R से भी इंडिकेट कर सकते हैं। पहला प्रतिरोध R1 प्लस दूसरा प्रतिरोध R2। अब इसका एलसीएम लेकर सीधा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1 R2 और ऊपर चला जाएगा तो R1 प्लस R2। अब देखेंगे तो R1 प्लस R2 यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर में आपका प्लस में, इसको चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा नीचे चलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। अगर यही पार्श्व क्रम ना करके श्रेणी क्रम बोलता है तो सीधा लिख देते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या हो जाता है, R1 प्लस R2। पार्श्व क्रम में सीधा जोड़ा, सॉरी पार्श्व क्रम में पैरेलल करके जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ाता है। ठीक है, हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो पार्श्व क्रम में करते हैं, क्योंकि पार्श्व क्रम संयोजन में हम अपने सभी उपकरणों को अपनी इच्छा के अनुसार चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किसी बिंब यानी वस्तु, बिंब को कहा जाता है वस्तु। ठीक है, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक, कैसा, वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, तो जैसा उत्तल लेंस बोला गया है तो आपको मालूम होना चाहिए सी पर रखाता है, तो सी इसमें होता नहीं है। 2F1 और 2F2 होता है, यहाँ पे 2F1 होगा, ये F1 होगा, इधर F2 और 2F2 होगा। लेंस के फोकस पर रखेंगे तो नहीं होगा, अनंत पर नहीं होगा, फोकस के दुगने पर, फोकस के दुगने पर रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए खाना बनाने में तो सबका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आधुनिक समय में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं जो कि घरों में इस्तेमाल होता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो आपको शायद जानकारी होना चाहिए, इसको जो आंसर होगा वो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पार्श्व क्रम संयोजन का इस्तेमाल करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें बिजली की अधिक खपत होती है और साथ ही साथ हम उपकरणों को अपने इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं जोड़ा जाता, नहीं जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम, क्योंकि पार्श्व क्रम और मिश्रित क्रम दोनों सेम है, नाम बस अलग अलग है लेकिन लिखा अलग अलग है, दोनों सेम। आगे बढ़ते हैं।
फिर से देखिए वही सवाल, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकदम बाबू लिख लीजिए कि इस टाइप का संतरा है, इमली है, टमाटर है, इसमें से कोई ना कोई तो पूछ ही देगा। तो पूछा गया संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, या इसका उल्टा कर देता है, सिट्रिक अम्ल पूछ देता है, बोलते हैं इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, मैंने किसमें मिलता है, मैंने उल्टा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनाया जाता है? देखिए सवाल क्या पूछा है, ऑक्सीजन के आबंध के बीच में कितना बॉन्डिंग बनता है? तो ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 8 होती है, अगर देखेंगे तो हो जाएगा 2 और 6। अब ऑक्सीजन है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, और दूसरा ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए हो गया, दूसरा ऑक्सीजन लेंगे तो इसके बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए इसको अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना तो कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, यानी कि डबल बॉन्डिंग बनाएगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H12। इसका अगर डायग्राम देखोगे तो इसका डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से बनता है। बेंजीन का एक छोड़कर दूसरा में बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर में, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 ठीक है, विरंजक का पूछेगा तो सॉरी जिप्सम का पूछा जाता है तो ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका Ca/2H2O। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है? तो सफेद अवच्छेद प्राप्त होता है। एनसीईआरटी बुक का क्लियर क्वेश्चन लिखा हुआ सवाल है। लास्ट का 3 सवाल है, जल्दी से देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? हुगो डी ब्रिज, वॉन सरमार्क या ग्रेगरी जॉन मेंडल, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जॉन मेंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है ईस्ट में। ये कुल मिलाकर जो हम लोग 40 सवाल देखे हैं। आशा है आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि हम लोग जो है इसका 5 सेट कंप्लीट करेंगे, 5 सेट में से 40 क्वेश्चन करें कंप्लीट होगा, और कुल मिलाकर जो है वो 200 क्वेश्चन होगा, और हर विषय में इसके बारे में होगा। कुछ और चीज़ें भी हैं। दीपावली का आप लोग का बोनस पॉइंट ये है कि इस दीपावली के दिन सुबह में 10 बजे से आप लोगों का एक लाइव क्लास लेंगे, एकदम पूरी तरह से लाइव क्लास होगा, ये फ्री है, जो आप लोगों के लिए एसएसटी के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल कराया जाएगा जो एग्जाम के लिए है। बाकी मॉडल सेट जो है वो हम तो डालेंगे ही, लेकिन एसएसटी का लाइव क्लास लेना है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का चला जाए। जय हिंद,